हेलो एवरीवन। सो हॉस्पिटल स्पेस से दो कंपनीज पे आज हम डिस्कशन करेंगे। यथार्थ हॉस्पिटल, परसों इसके रिजल्ट आए, कल कॉन कॉल हुआ, तो देखते हैं नंबर्स में क्या ठीक नहीं लग रहा है एंड मैनेजमेंट की कैसी कमेंट्री रही है, यहाँ से कैसी डील अपॉर्चुनिटी लगती है यथार्थ के अंदर। इसके साथ में पार्क मेडी हॉस्पिटल पे भी डिस्कशन करेंगे। इसको हमने Q3 के एंड में डिस्कस किया था कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है, वैल्यूएशन री-रेटिंग का भी स्कोप है, प्लस बिजनेस के अंदर भी कुछ पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज हो रहा है। मार्केट ने उसको रिवॉर्ड किया भी है, लेकिन अभी Q1 के बाद यहाँ पे उसकी कैसी परफॉर्मेंस है और आगे का कैसा डील आउटलुक लगता है करंट लेवल से, ये पार्क मेडी पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यथार्थ के साथ में। यथार्थ के Q1 के नंबर्स अगर हम देखें तो 51% की रेवेन्यू ग्रोथ है कंपनी की वाई लेवल पे। एंड जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है, ये सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग क्वार्टर रहा है कंपनी का टॉप लाइन के टर्म्स में। 51% की ग्रोथ है। फिर Q1Q 15% की ग्रोथ है। अब जो Q4 है कंपनी का, Q4 FY26, उसमें ऑलरेडी इन्होंने 46-47% का ग्रोथ दिखाया था। तो एक हाई ग्रोइंग क्वार्टर के ऊपर वापस से 15% कंपनी ने सीक्वेंशियल ग्रोथ डिलीवर करा है Q1 के अंदर। इबिडा 39% से वाई ग्रो किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्जिन पे थोड़ा सा प्रेशर है वाई लेवल पे, क्योंकि टॉप लाइन की ग्रोथ है 51%, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 39% से ग्रो किया है। लेकिन Q1Q लेवल पे बिल्कुल सेम है, मार्जिन कंपनी के स्टेबल हैं। लास्ट क्वार्टर की रेवेन्यू ग्रोथ भी 15% है और इबिटा ग्रोथ भी 15% है कंपनी का। फिर कंसोलिडेटेड मार्जिन अगर यथार्थ के देखें हम तो 23.3% है Q1 में। बट जो इनके दो नए हॉस्पिटल्स हैं जो अभी हार्डली 8 to 10 मंथ्स पुराने हैं, एक वो दिल्ली का मॉडल टाउन, दूसरा फरीदाबाद सेक्टर 20 वाला, अगर आप उनको एक्सक्लूड कर दो, क्योंकि वो दोनों अभी कंपनी के बिड्डा को ड्रैग कर रहे हैं, तो कंपनी का जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स के जो इबिटा मार्जिन है वो 28% क्रॉस कर चुके हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि अगर आप यथार्थ के हिस्टोरिकल इबिटा मार्जिन के नंबर देखो, जब ये नए हॉस्पिटल्स इन्होंने एक्वायर नहीं करे थे, जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स थे, नोएडा क्लस्टर हो गया और एक शायद ये झांसी वाला जो हॉस्पिटल था, उनके इबिटा मार्जिन यथार्थ के उस टाइम पे 26 से 27% होते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, वो 28% का इबिटा मार्जिन क्रॉस कर चुके हैं। यानी उन हॉस्पिटल्स की प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंटली इंप्रूव होती जा रही है। मुझे कंपनी लेवल पे क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि आपने लास्ट एक साल के अंदर ऑलमोस्ट 3-4 हॉस्पिटल्स और ऐड कर दिए, तो वो कंपनी लेवल इबिटा को थोड़ा सा मतलब लो कर रहा है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स की प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। तो ये देख करके एक हमको ये भी इंडिकेशन मिलता है कि जैसे ये नए हॉस्पिटल्स भी मैच्योर होंगे तो आगे चल के कंपनी के कंसोलिडेटेड मार्जिन भी इंप्रूव हो सकते हैं। फिर पैट का नंबर अगर हम देखें तो उसमें 45 करोड़ का पैट आया इस क्वार्टर के अंदर। बेड कैपेसिटी ऑलमोस्ट सेम है लास्ट क्वार्टर की तरह, 2800 प्लस बेड्स हैं कंपनी के। ऑक्यूपेंसी का नंबर थोड़ा सा गिरा है Q1Q, लास्ट क्वार्टर 72% था, इस क्वार्टर 68% के आसपास है। आरपोब में अच्छी ग्रोथ है 7%, इनका गाइडेंस भी इतना ही होता है 8 से 10% का, 7% की ग्रोथ है। एंड एलॉस जो होता है एवरेज लेंथ ऑफ स्टे हॉस्पिटल्स के अंदर, ये यथार्थ के लिए इंप्रूव हो रहा है। पहले ये शायद 4.2 या 4.5 के आसपास होता था, अब ये 3.7 पे आ गया। क्यों कंसिस्टेंटली इंप्रूव होता जा रहा है? क्योंकि कंपनी की रियलाइजेशन बढ़ रही है, केस मिक्स इंप्रूव हो रहा है। जैसे पहले इनका आरपोब कितना था, हार्डली 30,000 था, आज कंपनी लेवल का आरपोब कितना हो गया, 35,000 के अराउंड हो गया। क्योंकि जितने भी ये नए हॉस्पिटल्स एक्वायर कर रहे हैं, इवन इनका वो जो नोएडा एक्सटेंशन वाला हॉस्पिटल है, इन सारे हॉस्पिटल्स पे इनका फोकस क्या है कि जो आपके ये मतलब जिनसे रियलाइजेशन अच्छा होता है, जैसे ट्रांसप्लांट वाले केसेस हो गए या आपके ऑन्कोलॉजी के केसेस हो गए, उनकी तरफ ज्यादा फोकस करना है। तो जब उनकी तरफ आपका मिक्स शिफ्ट करता है, आपका रियलाइजेशन बढ़ता है एंड ये जो एलॉस है ये इंप्रूव होता है। फिर जो सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है यथार्थ के लिए Q1 में, वो है इनका ये फरीदाबाद सेक्टर 20 वाला हॉस्पिटल। तो ये ब्रेक इवन कर चुका है सिर्फ 9 मंथ्स के अंदर। जब इन्होंने एक्वायर किया था तब मैनेजमेंट ने बोला था कि 12 से 15 मंथ्स का हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये ब्रेक इवन कर लेगा। किया कितने में? 9 मंथ्स के अंदर। प्लस आज के टाइम पे 9% रेवेन्यू कंपनी का इस हॉस्पिटल से आता है और मंथली रेवेन्यू रन रेट कितना है, 12 to 13 करोड़। यानी अगर मैं इसको एनुअलाइज करूं तो ऑलमोस्ट 150 करोड़ का रेवेन्यू आज के टाइम पे सिर्फ ये हॉस्पिटल डिलीवर कर सकता है यथार्थ के लिए। आरपोब कितना है इसका? 40,000। यथार्थ का ग्रुप आरपोब कितना है? 35,000 के अराउंड। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे इसका रेवेन्यू शेयर बढ़ेगा, 9% से 12%, 15% जाएगा, मेरे कंपनी के आरपोब को भी ये इंप्रूव करेगा। क्योंकि ये ग्रोइंग हॉस्पिटल है, अभी तो सिर्फ ब्रेक इवन किया है, आने वाले क्वार्टर्स में ये और इसका ग्रोथ और एक्सेलरेट करेगा, इसका रेवेन्यू मिक्स बढ़ेगा, तो मेरे आरपोब के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा पॉजिटिव है। फिर बिजनेस की क्वालिटी यहाँ पे काफी अच्छी है। 90% जो यहाँ पे बिजनेस आता है कंपनी को, या तो कैश पेशेंट से आता है या फिर इंश्योरेंस वाले से आता है। यानी जो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंसी है इस हॉस्पिटल में वो लेस देन 10% है। और ये भी बिल्कुल सही डायरेक्शन में, क्योंकि यथार्थ का मेन गोल भी तो यही है ना कि जो आज हमारा मोर देन 1/3 रेवेन्यू आता है, ये जो जितने भी स्कीम्स होते हैं CGHS वगैरह उन सब से, गवर्नमेंट से, उसको इंप्रूव करना है। तो ये वाला हॉस्पिटल उसमें हेल्प करेगा। फिर जो दिल्ली वाला हॉस्पिटल है इनका मॉडल टाउन में, उसका रेवेन्यू शेयर है 5% Q1 के अंदर और आरपोब कितना है इसका? 50,000।
यानी फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल से भी 20% से भी ज्यादा आरपोप ये वाला हॉस्पिटल बनाता है, तो ये भी कंपनी के ओवरऑल आरपोप को इंप्रूव करेगा। इसका मंथली रेवेन्यू रन रेट है 8 करोड़, यानी एनुअलाइज्ड अगर मैं देखूं तो ऑलमोस्ट 100 करोड़ का रेवेन्यू मेरे लिए ये वाला हॉस्पिटल आज के टाइम पे बना सकता है। और इसमें भी अगर मैं केस मिक्स देखूं तो हाई क्वालिटी का है, मोर देन 90% कैश एंड इंश्योरेंस का। फिर आगरा वाला हॉस्पिटल अभी जस्ट इन्होंने ये Q4 में, शायद जनवरी में ही ये स्टार्ट हुआ है, तो एक दो क्वार्टर के अंदर ही इसका रेवेन्यू मिक्स एक तो 6% के आसपास हो गया कंपनी के टोटल रेवेन्यू में। मंथली रेवेन्यू रन रेट कितना है, 9 से 10 करोड़, यानी अराउंड 100 से 120 करोड़ का रेवेन्यू एनुअली ये वाला हॉस्पिटल भी कर सकता है। तो ये तीनों हॉस्पिटल्स मिलकर के जो अभी हार्डली 8 to 10 मंथ्स पुराने हैं, एनुअली आज के टाइम पे मेरे लिए 350 से 400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और तीनों का आरपोप अच्छा है, इसका भी आरपोप 30,000 प्लस है, लेकिन इसमें भी क्योंकि पहले केस मिक्स इतना अच्छा नहीं था, अब यथार्थ ने इसको एक्वायर किया, इसके केस मिक्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो इसका आरपोप भी आगे चल के कंपनी लेवल पे आ जाएगा। प्लस इसके EBITDA मार्जिन देखो, जब इस हॉस्पिटल को उन्होंने एक्वायर किया था ये ऑलरेडी प्रॉफिटेबल था, लेकिन मार्जिन इसके तब 11-10% के अराउंड थे। अभी हार्डली 2 क्वार्टर हुआ है और इसका EBITDA मार्जिन 20% प्लस हो गया। इसका मतलब क्या है कि सिनर्जी बहुत अच्छी हुई है, इंटीग्रेशन बहुत अच्छा हुआ है यथार्थ के साथ में इस हॉस्पिटल का। और फिर ये एक और एक्विजिशन जो इन्होंने अनाउंस किया था कुछ टाइम पहले कि गुड़गांव के अंदर एक इनका हॉस्पिटल आ रहा है, ये ऑपरेशनलाइज नेक्स्ट ईयर होगा, Q1 ऑफ FY28 के अंदर। लगभग 200 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट है, 100 करोड़ की एक्विजिशन कॉस्ट है और 100 करोड़ आपका वो जो मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह आप इसमें ऐड करोगे उसके अंदर जाएगा। इसकी टोटल बेड कैपेसिटी है 250 की, और अगेन ये भी हाई आरपोप वाला हॉस्पिटल होगा, 50,000 प्लस का आरपोप ये वाला हॉस्पिटल भी बना सकता है कंपनी के लिए। बाकी सबसे बड़ा जो मतलब इनका हमने री रेटिंग देखा है पिछले 1-2 साल में यथार्थ के स्टॉक के अंदर, उसमें वन ऑफ द मेन ड्राइवर रहा है उस री रेटिंग का ये रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन। तो अगर आप 2-3 साल पहले देखते यथार्थ का तो क्या पिक्चर था कि एक सिर्फ नोएडा क्लस्टर के ऊपर ही पूरी रेवेन्यू डिपेंडेंसी थी कंपनी की, वही नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा, नोएडा और एक वो झांसी वाला, वहीं से सारा रेवेन्यू आता था। इवन आप लास्ट ईयर का भी ये वाला चार्ट देखो तो इसमें 34% रेवेन्यू लास्ट ईयर भी कंपनी का किससे आ रहा है, नोएडा एक्सटेंशन से आ रहा है, यानी 1/3 रेवेन्यू सिर्फ एक हॉस्पिटल से आ रहा है। 30% रेवेन्यू आ रहा है ग्रेटर नोएडा से, और वो जो नोएडा वाला है उससे 20% आता था। अब क्या हो गया है, अब देखो इनका मिक्स कितना अच्छा डाइवर्सिफाई हो गया। जो नोएडा एक्सटेंशन है वो 1/3 से 1/5 हो गया, 34 से 25। जो ग्रेटर नोएडा है वो 30 से 24 हो गया, नोएडा वाला 16 हो गया। और ये रेवेन्यू मिक्स बढ़ा कहां पे है, फरीदाबाद वाला, ये 9% कंट्रीब्यूट करता है। जो ग्रेटर फरीदाबाद है वो 8% रेवेन्यू आता है वहां से। आगरा वाला अभी आया 1-2 क्वार्टर पहले, 6% रेवेन्यू वहां से आ रहा है, एंड दिल्ली वाले से 5% रेवेन्यू आ रहा है। यहां पे देखो नए हॉस्पिटल्स लास्ट ईयर कंपनी के लिए सिर्फ 9% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते थे, ये लास्ट क्वार्टर में 22% हुआ और अभी Q1 में 27%, यानी सिर्फ एक साल के अंदर ऑलमोस्ट 3x इंप्रूवमेंट है कंपनी के रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कल को मतलब सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं, मान लो कोई ऐसी कंपनी है जिसकी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी से बहुत रेवेन्यू आता है, या 2-3 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिससे सारा रेवेन्यू आता है, या 2-3 ऐसे क्लाइंट हैं जिससे उनका इतना ज्यादा रेवेन्यू आता है। उसमें रिस्क क्या हो जाता है कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम होगा उसके उस प्रोडक्ट में या क्लाइंट में या उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में, तो उसका पूरा बिजनेस डीरेल हो सकता है। इसीलिए जो जब जब रेवेन्यू डाइवर्सिफाई होता है ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के साथ में, उसमें री रेटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो हमने यथार्थ के साथ में देखा। प्लस एक और अच्छी चीज क्या है इनकी इनके ग्रोथ की क्वालिटी की, कि ये जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स है ना, ऐसा नहीं है कि ये डेड पड़े हुए हैं, मतलब बिल्कुल मेच्योर हो चुके हैं, ग्रोथ का स्कोप ही नहीं है। इस क्वार्टर में भी 22% की ग्रोथ कंपनी की एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल से आई है। मतलब ये ऐसा बिजनेस नहीं है कि ग्रोथ पूरा डिपेंड करता है कि कितना एक्विजिशन आप कर रहे हो, तो एग्रेसिव एक्सपेंशन करोगे तभी ग्रोथ आएगा, वैसा नहीं है। एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स ऑलरेडी 20-22% पे ग्रो कर रहे हैं कंसिस्टेंटली हर एक क्वार्टर में, यानी कि बहुत सारे हॉस्पिटल जो इस मतलब लिस्टेड स्पेस के अंदर हैं उनसे अच्छा ग्रोथ रेट कंपनी के एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स ऑलरेडी रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वो और एक्सेलरेट हो जाता है जब नए हॉस्पिटल्स का कंट्रीब्यूट उसमें ऐड होता है, 50% वो क्रॉस कर रहा है। फिर पीएनएल वगैरह बाकी तो हमने डिस्कस कर लिया। जो एक चीज इनका खराब लगता है वो है पैट का नंबर। तो वाई वाई जैसे आप देखोगे पैट ग्रोथ कंपनी का सिर्फ 8% के अराउंड है, और वो भी टैक्स एडवांटेज उसमें आया है। मतलब अगर हम पीबीटी लेवल पे देखें तब तो सिर्फ 4% का ग्रोथ है कंपनी का। तो और ये क्यों है, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप देखोगे वाई वाई ऑलमोस्ट डबल हो गया है। फाइनेंस कॉस्ट कंपनी का लास्ट ईयर बिल्कुल निल था क्योंकि क्यूआईपी इन्होंने किया था तो डेट रीपे कर दिया था, फाइनेंस कॉस्ट था नहीं। अब ये वापस से थोड़ा थोड़ा डेट बढ़ा रहे हैं तो फाइनेंस कॉस्ट आपका आ गया है। इसके साथ में अदर इनकम का भी थोड़ा रोल है पैट को, ये मतलब पैट ग्रोथ कम है कंपनी का, क्योंकि अदर इनकम लास्ट क्वार्टर में था लास्ट ईयर 8 करोड़ के अराउंड। वही क्यूआईपी का जो फंड होता है उसको आप एफडी में, लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, इंटरेस्ट इनकम आता है। अब क्योंकि वो पूरा फंड आपने यूटिलाइज कर दिया है तो आपका अदर इनकम भी बिल्कुल हाफ हो गया वाई वाई। लेकिन मेन जो प्रेशर आया पैट पे वो डेप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट से आया, तो उसकी वजह से पैट ग्रोथ सिर्फ 7-8% के आसपास है। तो ये है नंबर्स ओवरऑल यथार्थ हॉस्पिटल्स के।
मतलब रिजल्ट अगर हम ओवरऑल देखें सिर्फ पीएनएल के बेसिस पे, तो मैं बोल सकता हूँ मिक्स काइंड ऑफ परफॉर्मेंस है या एवरेज परफॉर्मेंस है कंपनी का। क्योंकि टॉप लाइन ग्रोथ बहुत अच्छी है 51%, लेकिन EBITDA पे प्रेशर है, मार्जिन आपका 25 से 23% हो गया, और पैट तो उससे भी ज्यादा खराब दिखता है, सिर्फ 7-8% की ग्रोथ है। सो इसीलिए अभी ये जो फेस है इस बिजनेस का यथार्थ का, इसको हम सिर्फ पीएनएल के बेसिस पे नहीं दे सकते, मतलब हमको थोड़ा इंडिविजुअल लेवल पे इसको एनालाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे इसका ये जो पैट हमको दिख रहा है 7-8% की ग्रोथ है, वो क्यों है? क्योंकि कंपनी ने पिछले 7-8 महीने के अंदर बहुत एग्रेसिवली नए नए एसेट्स क्रिएट करे हैं। अब हमें ये देखना है कि वो जो नए एसेट्स हैं जिससे पैट के ऊपर प्रेशर है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है। क्योंकि अगर उनका परफॉर्मेंस ठीक है तो फिर ये जो पैट ग्रोथ जो इतना कम दिख रहा है, इतना खराब दिख रहा है, ये टेम्पररी है, आगे चल के ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर नए एसेट्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो पैट की हालत आगे चल के और खराब हो सकती है। तो जैसे हमने देखा फरीदाबाद सेक्टर 20 ब्रेक इवन कर चुका है, और अभी तो शायद वो 20% का EBITDA बना रहा है। तो कंपनी का कहना है कि आने वाले क्वार्टर्स के अंदर मतलब धीरे धीरे वो कंपनी लेवल के EBITDA पे पहुंचेगा। जो दिल्ली वाला हॉस्पिटल है इनका, मॉडल टाउन का, उसका जो प्रोग्रेस है वो उतना अच्छा नहीं दिखता। मतलब अगर आप ऑक्यूपेंसी का नंबर भी उसका कंपेयर करोगे क्यू ऑन क्यू, तो दिखता है बिल्कुल स्टक हो गया, ऑक्यूपेंसी इंप्रूव नहीं हो रहा। लेकिन ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैनेजमेंट ने, उसकी ऑक्यूपेंसी का नंबर क्यों फ्लैट दिखता है, क्योंकि जैसे उसके टोटल बेड्स थे पता नहीं 200 या 300 जितने भी बेड्स थे उस हॉस्पिटल के, सो कंपनी ने ना फेज वाइज वो बेड सारे ऑपरेशन किए हैं, मतलब वन गो में नहीं किया कि सारा बेड एक क्वार्टर के अंदर ऐड नहीं हुआ है। तो किसी क्वार्टर में 100, किसी क्वार्टर में फिर दोबारा से 100, इसीलिए ओवरऑल ऑक्यूपेंसी का नंबर हमको फ्लैट दिख रहा है। वरना जो फर्स्ट टाइम इन्होंने जो बेड्स ऑपरेशन किए थे उस पर ऑक्यूपेंसी इंप्रूव हो रही है। प्लस एक और चीज क्या है, जो ये फरीदाबाद सेक्टर 20 का हॉस्पिटल है, क्योंकि इसने इतना बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखा दिया कि 12 to 15 मंथ्स का ब्रेक इवन एक्सपेक्टेड था, लेकिन कर दिया 9 मंथ्स में। इसकी वजह से ये जो दिल्ली वाला हॉस्पिटल है, जो कि बिल्कुल इन लाइन चल रहा है इनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कि 15 से 18 मंथ्स में इसको ब्रेक इवन करना था, और उसी प्रोग्रेस में ये काम कर रहा है। जैसे इस फाइनेंशियल ईयर के Q3 या Q4 तक इन्होंने बोला ये दिल्ली वाला हॉस्पिटल जो है ये ब्रेक इवन कर लेगा। तो क्योंकि फरीदाबाद आउट परफॉर्म कर गया एक्सपेक्टेशन को, इसलिए दिल्ली वाले का जो प्रोग्रेस है वो स्लो दिख रहा है, वरना ये भी बिल्कुल ट्रैक पे है। प्लस आरपो जो इनका प्लान था कि इसका हाई आरपो होगा 50,000 के अराउंड, वो ये हॉस्पिटल कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रहा है। फिर आगे का जो इनका एक्सपेंशन का प्लान है, तो अभी तो जैसे इनका 2800 के आसपास टोटल बेड्स हैं, नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स के अंदर कंपनी के 3200 बेड्स हो जाएंगे। एक तो ये गुड़गांव वाला आ जाएगा, लगभग 250 बेड्स वहां से आएंगे, प्लस जो इनका ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन हो रहा है नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा का, वो बेड्स भी एक कंपनी के ऐड हो जाएंगे। देन जो इन्होंने लास्ट ईयर आई थिंक गाइडेंस दिया था कि नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स के अंदर हम ऑलमोस्ट 5000 बेड्स तक पहुंचना चाहते हैं। ये वाला गाइडेंस इन्होंने मतलब इस कॉन कॉल में कम से कम 2 से 3 बार बोला है कि लेस देन 3 ईयर के अंदर ही हम अचीव कर लेंगे। मतलब 5 ईयर तो छोड़ दो, 3 साल से भी पहले कंपनी कह रही है कि हम 5000 बेड्स पे पहुंच जाएंगे। शायद 2.5 ईयर इन्होंने बोला, मतलब कि आज से अगर आप देखो तो FY29 के एंड तक कंपनी के टोटल बेड 5000 हो जाएंगे, मतलब अभी वाले बेस से ऑलमोस्ट डबल अगले 2 से 3 साल में। यानी अगर मैं कैगर पकड़ूं तो 25 से 30% का एक्सपेंशन का कैगर बनता है कंपनी का। क्यों इतने कॉन्फिडेंटली ये इतना एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने लास्ट 2-3 साल के अंदर जितने भी नए एसेट्स एक्वायर करे हैं, चाहे वो ग्रेटर फरीदाबाद हो, फरीदाबाद सेक्टर 20 हो, आगरा हो या आपका दिल्ली हो, सबने या तो इनके एक्सपेक्टेशन को बीट किया या जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसे नंबर्स ही डिलीवर करे हैं। तो इसीलिए मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि ये सारा एक्विजिशन का जो गाइडेंस है या कैपेसिटी एडिशन का गाइडेंस है, ये हम 3 साल से पहले कर लेंगे। इसको फंड कैसे करेगी कंपनी? तो कुछ पार्ट तो इंटरनल अक्रूवल से होगा, लेकिन कुछ के लिए ये डेट अभी लेंगे। तो एक आप बोल सकते हो कि ये एक थोड़ा सा नेगेटिव है, बस नेगेटिव भी नहीं, मतलब डेट मैनेज कर सकते हैं ये, क्योंकि अभी बिल्कुल डेट फ्री है। जो QIP इन्होंने किया था उससे डेट पूरा रीपे कर दिया, तो अभी इनके बैलेंस शीट में वो स्कोप है कि ये डेट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। प्लस साथ में इंटरनल अक्रूवल से कंपनी ये सारा एक्सपेंशन जो है वो फंड करेगी। फिर गाइडेंस क्या है कंपनी का? तो रेवेन्यू गाइडेंस तो इन्होंने इस साल का वही सेम रखा है, जैसे FY26 का इनका लगभग 40% का ग्रोथ था। तो मैनेजमेंट का कहना है कि उसको बीट कर देंगे, और वो मतलब बहुत आराम से कर भी सकते हैं, क्योंकि अगर आप लास्ट 3 क्वार्टर का इनका परफॉर्मेंस देखो तो Q3 में शायद 45% की ग्रोथ थी, फिर Q4 में 46-47% की ग्रोथ थी, और अभी Q1 में 51% की ग्रोथ है। और दोनों इंजन चल रहे हैं ना, पुराने हॉस्पिटल्स वो भी 20-22% पे ग्रो कर रहे हैं, प्लस नए हॉस्पिटल्स वो भी ग्रोथ को और एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो फुल ईयर 40-45% का ग्रोथ बहुत आराम से कंपनी डिलीवर कर सकती है FY27 के अंदर। और जो इनका एक्सपेंशन प्लान है उससे मतलब अगले 2 से 3 साल में ये 30% ग्रोथ कंटिन्यू कर सकते हैं, अगले 2-3 साल तक। फिर EBITDA अब इस क्वार्टर में जो इनका 200 बेसिस पॉइंट कम दिखता है हमको YOY लेवल पे, उसका मेन रीजन है लास्ट ईयर का Q2, जब हम इनका कॉन कॉल पे डिस्कस किया था। तो
Q2 ऑफ FY26 में इन्होंने अराउंड 500 से 700 बेड्स जो है ना वो एक सिंगल क्वार्टर के अंदर ऐड कर दिया था। तो इतना सारा बेड जब आप एक ही क्वार्टर में ऐड करोगे तो आपका ओपेक्स बढ़ जाता है। और लास्ट क्वार्टर जो मतलब लास्ट ईयर का जो Q2 था उसमें इनका EBITDA बहुत बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ था। लेकिन उसी कॉन कॉल में इनकी मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था ना कि ये हमारे EBITDA का एक तरीके से बॉटम बन चुका है, एंड क्योंकि आने वाले किसी भी क्वार्टर में हम एक सिंगल क्वार्टर में 500 700 बेड्स ऐड नहीं करने वाले। तो Q1Q लेवल पे आपको देखना है हमारे EBITDA को, और उसमें आपको या तो स्टेबिलिटी दिखेगी या थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट ही दिखेगा। फिर Q2 से आप Q3 Q4 और ये Q1 का अगर आप इनका EBITDA का नंबर देखोगे तो हर एक क्वार्टर में या तो EBITDA मार्जिन थोड़ा सा इंप्रूव होता है या फिर यही 23.3 23.5% के आसपास रहता है। तो Q1Q EBITDA मार्जिन में स्टेबिलिटी है। लास्ट ईयर का Q1 का बेस इफेक्ट की वजह से ये वाला EBITDA मार्जिन खराब दिखता है, लेकिन जैसे Q2 आएगा, Q2 ऑफ FY27, वो बेस इफेक्ट आपका नॉर्मलाइज हो जाएगा। एंड फुल ईयर का EBITDA गाइडेंस तो इन्होंने आई थिंक 24% का दिया है। तो पूरे साल में EBITDA ग्रोथ भी कंपनी की काफी अच्छी हो सकती है। पैट का जो नंबर है इस क्वार्टर का वो काफी खराब आया, और वही हमने डिस्कस किया कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ गया, प्लस कंपनी ने बोला कि ये जो 3-4 हॉस्पिटल्स हमने एक्वायर करे हैं उनमें स्टाफ हायर करना, फिर उसका वो सारा इक्विपमेंट वगैरह नया ऐड करना, उस सबके लिए हमने थोड़ा सा डेट भी लिया है। तो उससे फाइनेंस कॉस्ट भी हमारी बढ़ गई और ये थोड़ा बहुत आने वाले क्वार्टर में रहेगा। लेकिन पैट पे भी इन्होंने सेम चीज बोली जो लास्ट ईयर Q2 में EBITDA के लिए बोली थी कि पैट का भी ये वाला क्वार्टर बॉटम बन गया है। आने वाले क्वार्टर्स में जो फाइनेंस कॉस्ट है, जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, वो इतने ज्यादा इंक्रीज नहीं होंगे, बट रेवेन्यू ग्रो करेगा, EBITDA इंप्रूवमेंट होगा। तो पैट भी आने वाले क्वार्टर में रिलेटिवली Q1 से इंप्रूवमेंट ही दिखेगा हमको आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। तो पैट के ऊपर भी गाइडेंस इनका अच्छा है। सो ये है ओवरऑल नंबर्स कंपनी के। फिर एक और इसमें चीज है आरपोप का। तो आरपोप का गाइडेंस भी सेम है 8 से 10% का, क्योंकि जितने भी नए हॉस्पिटल्स ये ऐड कर रहे हैं सब में जो कंपनी का ये मिक्स है, स्पेशलिटी मिक्स, वो काफी अच्छा है। तो आरपोप ग्रोथ कंपनी का कंटिन्यू रहेगा 8 से 10% के अराउंड। अगर हम रेवेन्यू मिक्स की बात करें, जो इनकी डिपेंडेंसी पहले गवर्नमेंट बिजनेस पे काफी ज्यादा थी, वो अगर आप Q1Q कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा खराब दिखता है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में इनका 36 या 37% रेवेन्यू आया था गवर्नमेंट से, पहले वो 40% से ज्यादा होता था, लेकिन इस क्वार्टर में वो वापस 40% हो गया। पर ये मतलब इन्होंने ऐसा कुछ ज्यादा वॉल्यूम नहीं बढ़ाया है, पेशेंट उतने ही लिए ये सारे CGHS वगैरह स्कीम के, बट क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी कुछ टाइम पहले रेट रिवीजन कर दिया, CGHS के प्राइसेस बढ़ा दिए, तो सेम वॉल्यूम पे वैल्यू ज्यादा आ गया, इसीलिए वो मिक्स 36-37 से बढ़ के 40% हो गया है। लेकिन जो इनका गाइडेंस था लास्ट ईयर का कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में हमारा ये जो मिक्स है ये 40 से 30% हो जाएगा, तो वो गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है। और उसके लिए क्या जरूरी है कि जितने भी नए एसेट्स आप ऐड कर रहे हो उसमें आपका बिजनेस मिक्स कैश और इंश्योरेंस की तरफ ज्यादा होना चाहिए, जो कि हमको दिख रहा है। तो वो भी बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। अब जैसे आपका ये मिक्स इंप्रूव होगा, 40 से 30% की तरफ आएगा, वर्किंग कैपिटल भी इंप्रूव होगा एंड कैश फ्लो में भी हमको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये है नंबर्स ओवरऑल। कहने का मतलब क्या है कि यथार्थ को अभी पैट के बेसिस पे नहीं देखना है। शायद हो सकता है अगला क्वार्टर में भी हमको पैट अच्छा ना दिखे, क्योंकि अगर मैं पैट पे देखूंगा तो मुझे पी भी बहुत खराब दिखेगा, क्योंकि पैट तो ग्रो कर ही नहीं रहा ना कंपनी का। पी आपको दिखेगा अभी 46-47 का, तो बहुत महंगा लगेगा। वैसे तो एक और चीज है, हॉस्पिटल जो सेक्टर है, हॉस्पिटल जो इंडस्ट्री है, इनका सेंटीमेंट भी अब पूरा चेंज हो चुका है इस सेक्टर का। मतलब पहले होता था ना कि जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे अपोलो हो गया या मैक्स हो गया, जिनका ब्रांड बन चुका है, जिन्होंने बिजनेस को स्केल कर लिया एक लेवल तक, तो उनको बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता था 60-70 का पी। और जो बाकी हॉस्पिटल्स हैं जो थोड़ा हॉस्पिटल ऐड करते जा रहे हैं, वो आपका ये 25-30 के पी पे ट्रेड करते थे। उससे ज्यादा पी महंगा माना जाता था हॉस्पिटल स्टॉक के लिए। लेकिन अब इस पूरे सेक्टर का नैरेटिव चेंज हो गया। आज के टाइम पे तो शायद पूरी सेक्टर का पी 47-48 के अराउंड है। मतलब इसको आज की टाइम पे, जैसे FMCG सेक्टर को 5 साल पहले तक हम देखते थे ना कि एक तरीके से रिसेशन प्रूफ है कि इकोनॉमी में कुछ भी हो जाए इस इंडस्ट्री में तो ग्रोथ रहेगी। लोग जो बेसिक आपके जो फूड आइटम्स होते हैं उसको तो कंज्यूम करना बंद नहीं करेंगे। सेम नैरेटिव आज के टाइम पे हॉस्पिटल सेक्टर के लिए, क्योंकि एक तो कैपेसिटी एडिशन हर एक कंपनी बहुत अग्रेसिवली कर रही है। अगले 3-4 साल के अंदर ऑलमोस्ट 30 या 35% से बेड एडिशन हो रहा है। और पूरी इंडस्ट्री का भी अगर आप ग्रोथ देखोगे तो हाई डबल डिजिट से पूरी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। इसीलिए वो जो पी नॉर्मलाइजेशन जो पहले हम देखते थे 30-35 का, वो अब सेक्टर का बढ़ गया। 46-47 पी महंगा नहीं है। वैसे तो EBIT टू EBITDA के बेसिस पे इन कंपनीज को देखना चाहिए, क्योंकि एक्सपेंशन इनका चलता रहता है। बट अगर आप पी के बेसिस पे भी देखोगे तो भी यथार्थ का स्टॉक आपको महंगा नहीं लगेगा। वो एक चीज जो है पी वाला वो नॉर्मलाइज हो चुका है। प्लस पूरे साल में क्योंकि कंपनी का टॉप लाइन ग्रोथ इतना अच्छा आएगा, EBITDA भी इंप्रूव करेगा आने वाले क्वार्टर्स में। और जैसा पैट का भी इन्होंने बोला कि ये वाला क्वार्टर में बॉटम बन चुका है, तो अगर आप मतलब बाकी तीनों क्वार्टर्स को ऐड करो तो कंपनी का फुल ईयर पैट भी 25 से 30% पे ग्रो कर सकता है। यानी अगर मैं इनको पी के बेसिस पे भी देखूं तो भी मुझे इसका पैग रेशियो बिलो 1.5 दिखेगा। तो डील तो
पीई के पॉइंट से भी काफी अच्छी लगती है। और अगर आप ईवी टू इबिडा पे देखोगे तब तो ये बिलो 20 का इनका ईवी टू इबिडा बनता है फॉरवर्ड FY27 पे, यानी तब तो ठीक ठाक वैल्यूएशन री रेटिंग का स्कोप लगता है। सो ओवरऑल यथार्थ एज यूजुअल जैसे हम हर एक क्वार्टर में डिस्कस करते हैं कि बेस्ट बेट है पूरे हॉस्पिटल स्पेस के अंदर। टॉप लाइन ग्रोथ बहुत अच्छी है, कैपेसिटी एडिशन मैनेजमेंट ने और एग्रेसिव कर दिया अपना, लेस देन 3 ईयर के अंदर 5000 बेड्स तक पहुंच रहे हैं। रेवेन्यू मिक्स इंप्रूव हो रहा है, रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, और मार्जिन भी अब धीरे धीरे कंपनी के इंप्रूव होंगे आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। तो ये था यथार्थ के ऊपर डिस्कशन। अब दूसरे प्लेयर पे डिस्कस करते हैं पार्थ मेडी हॉस्पिटल की, इनके कैसे Q1 के नंबर्स रहे हैं। सो पार्थ मेडी के अगर हम Q1 की परफॉर्मेंस देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ है 19%, मतलब ग्रोथ थोड़ी सी मॉडरेट होते हुए दिखी है कंपनी की। इबिडा 20% से ग्रो किया है, मार्जिन में थोड़ा सा एक्सपेंशन है, 26.3 से 26.5% के इबिडा मार्जिन हुए कंपनी के, और पैट में 35% की ग्रोथ है, यानी जो बॉटम लाइन है वो इबिडा और रेवेन्यू दोनों से फास्ट रेट पे ग्रो किया है कंपनी का। फिर इनका ये बेड एडिशन अगर हम देखें तो वाई तो ऑलमोस्ट 30% से अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है इन्होंने, 3000 से 3960 बेड्स हो चुके हैं। इवन Q1Q लेवल पे भी मोर देन 10% का बेड एडिशन है कंपनी का। एंड इसकी वजह से इनका जो ऑक्यूपेंसी लास्ट ईयर 68% था अब वो 56% हो गया है, और लास्ट क्वार्टर में जो 62% था वहां से भी कंपनी का ऑक्यूपेंसी गिर गया है। फिर इनके टोटल बेड्स अभी 4290 है, मतलब टोटल बेड कैपेसिटी, ऑपरेशनल तो अभी 3900 समथिंग है। कंपनी की प्रेजेंस 15 सिटीज के अंदर है और 6 स्टेट्स के अंदर इनकी प्रेजेंस है। फिर इनका ये सुपर स्पेशलिटी मिक्स अगर हम देखें तो ये बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है, 57 से ऑलमोस्ट 62% है। एंड जैसे जैसे ये बढ़ता है आपका रेवेन्यू वगैरह, मतलब सॉरी रियलाइजेशन आपका बढ़ता है, आरपोप में भी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। इनका अगर आप एक्सपेंशन प्लान देखोगे जो हमने Q3 के एंड में भी डिस्कस किया था, बहुत एग्रेसिव है। तो जैसे FY26 के बेस से अगर आप कंपेयर करो तो अगले 2 साल के अंदर यानी FY28 तक कंपनी 5740 बेड्स ऐड करने को देख रही है। अभी Q1 में ही 3960 हो गया है, ये ईयर एंड होते होते 4740 पे पहुंचेगी, और फिर नेक्स्ट ईयर का जो इनका पाइपलाइन है उससे कंपनी का 5740 बेड्स हो जाएंगे। मतलब अगर आप 2 साल का कैगर पकड़ो तो ऑलमोस्ट 25 से 30% से इनका भी बेड एडिशन चल रहा है। सेम यथार्थ, जैसे यथार्थ का 25-30% का बेड एडिशन है, इनका भी सेम उसी रेट से ये कंपनी भी अपने बेड्स को ऐड करती जा रही है। तो ये है नंबर्स ओवरऑल पार्थ मेडी के। अब इनका गाइडेंस वगैरह अगर आप देखोगे ये FY27 का, तो रेवेन्यू ग्रोथ ही अराउंड 22% का टारगेट कर रहे हैं। एंड इनके केस में भी एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 15 से 20% के रेट से इनका एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल ग्रो कर रहा है। बाकी जो 4 to 5% की ग्रोथ आएगी वो सारे नए एक्विजिशन से आएगी, जैसे आगरा में, पंचकुला में और मोहाली तो खैर इन्होंने FY23 में किया था। तो 2-3 और जो हॉस्पिटल्स इन्होंने एक्वायर करे हैं वहां से कंपनी का बाकी का 4 से 5% का ग्रोथ आएगा। इबिडा कंपनी का कहना है कि सेम लेवल पे मेंटेन रखेंगे, 26 से 27%। अब ये सरप्राइजिंग है, क्यों सरप्राइजिंग है? क्योंकि जैसे हमने इनका ये चार्ट देखा कि ऑलमोस्ट 1100 के आसपास कंपनी बेड्स ऐड करेगी इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में, ये FY27 के अंदर। बट उसके बाद भी मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि मार्जिन के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, इबिडा मार्जिन हम अपना सेम मेंटेन कर लेंगे 26 to 27%। तो वो कैसे? इनका कहना है कि जैसे ये जो भी नए हॉस्पिटल्स हैं, जीरकपुर हो गया या रुद्रपुर उत्तराखंड में इन्होंने एक नया हॉस्पिटल एक्वायर किया है अभी, आगरा के अंदर एक नया हॉस्पिटल इनका आया है, तो ये सारे हॉस्पिटल्स हमारे इबिडा को ड्रैग नहीं करेंगे। प्लस हमारा जो मोहाली वाला हॉस्पिटल जो FY23 में इन्होंने एक्वायर किया था, अभी उसका 16-17% का इबिडा है, और ईयर एंड होते होते जो कंपनी लेवल इबिडा है 25-26%, वहां तक वो पहुंच जाएगा। तो एक तो नए हॉस्पिटल्स ज्यादा ड्रैग नहीं करेंगे, प्रॉफिटेबल रहेंगे वो, और जो ये पुराना हॉस्पिटल है मोहाली वाला, वो उसका मार्जिन इंप्रूव होगा। तो पूरे फुल ईयर बेसिस पे मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि 26 to 27% का इबिडा मार्जिन हम मेंटेन कर लेंगे। पैट का ग्रोथ का इनका गाइडेंस है अराउंड 30 या 31% का। तो पैट ग्रोथ क्यों ज्यादा फास्ट रेट से ग्रो करेगा, या Q1 में भी क्यों इतना फास्ट ग्रोथ आया है कंपेयर टू रेवेन्यू और इबिडा ग्रोथ? क्योंकि ये कंपनी बिल्कुल अपोजिट कर रही है जो यथार्थ ने किया, मतलब जो यथार्थ कर रहा है बेसिकली अभी। तो इन्होंने लास्ट ईयर IPO लाया था, उससे जो इन्होंने फंड रेजिंग करी है उससे ये डीलेवरेजिंग कर रहे हैं, यानी डेट रीपे कर रहे हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो रहा है, पैट को और बूस्ट मिल रहा है। तो इसीलिए पूरे साल में भी आपको दिखेगा Q2, Q3, Q4 में भी कि कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगा और पैट ग्रोथ ओवरऑल 30 से 31% का आएगा। तो गाइडेंस इनका बहुत अच्छा है। फिर जो ये एक्विजिशन वगैरह इन्होंने किया है तो उसमें एक बहुत मतलब एक बड़ा डेवलपमेंट रहा है कि इन्होंने पूरा ट्राई सिटी क्लस्टर बना लिया। ट्राई सिटी मतलब जैसे वो आपका ये मोहाली हो गया, पंचकुला हो गया, और अभी जीरकपुर में एक जो इन्होंने एक्विजिशन किया है, ये शायद नवंबर के एंड से स्टार्ट होगा। अब ये तीनों सिटी अगर आप ऐड कर दो ना तो इस कंपनी के टोटल बेड्स की कैपेसिटी 900 प्लस हो जाती है। और ये क्यों, मतलब मैनेजमेंट का कहना है कि क्यों हमको ये बहुत बड़ा बेनिफिट ऐड करेगा हमारे बिजनेस में, क्योंकि अभी तक ये जो
हिमाचल के जो कस्टमर्स होते हैं या पेशेंट्स होते हैं, या फिर आपके ये JNK के जो पेशेंट्स होते हैं, या फिर कुछ एरिया जो पंजाब का जो है, वहां के पेशेंट कस्टमर कोई भी जो बड़ी सर्जरी होती है उसके लिए उनको पहले दिल्ली जाना पड़ता है, डायरेक्टली दिल्ली जाना पड़ता है। अब दिल्ली में उस सेट ऑफ कस्टमर्स के लिए या पेशेंट्स के लिए एक तो वो जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा होता है, मेट्रो सिटी है। दूसरा जो स्टे कॉस्ट है वो भी बहुत उनके लिए ज्यादा होता है। लेकिन अभी तक वो सीधे वहां जाते थे क्योंकि ऐसा कोई हब नहीं बना था। पर अब क्योंकि हमारे पास में 900 प्लस बेड्स की कैपेसिटी है इन तीनों सिटी के अंदर, मतलब ट्राई सिटी जिसको ये बोलते हैं, चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ बोल रहा हूँ, मोहाली हो गया, पंचकुला हो गया और जीरकपुर हो गया। तो कंपनी कह रही है वो पूरा फ्लो ना हमारे पास में आएगा, क्योंकि इनका मॉडल क्या है, अफोर्डेबल, मतलब अफोर्डेबल मॉडल है एक तो, और सारे ये जो सुपर स्पेशलिटी है वो सब कंपनी प्रोवाइड करती है अपने हॉस्पिटल्स के अंदर। लेकिन क्योंकि मतलब सारा बिजनेस इनका आता है ये सारे गवर्नमेंट स्कीम से, तो इसीलिए ज्यादा पेशेंट का फ्लो या फिर ज्यादा वॉल्यूम इनके हॉस्पिटल्स के अंडर आता है। तो कंपनी कह रही है वो सारा वॉल्यूम हमारे पास में आएगा, ऑक्यूपेंसी और बढ़ेगा, और वो बिजनेस अभी तक जो डायरेक्ट दिल्ली जाता था वो यहां पे आएगा। क्योंकि स्टे कॉस्ट भी अगर आप देखो रिलेटिवली दिल्ली से और ये जो तीनों सिटीज हैं वो बहुत बहुत ज्यादा चीपर है, तो वो भी एक एडवांटेज कंपनी को मिलेगा। फिर जो इन्होंने ये नया एक्विजिशन किया है जीरकपुर वाला, इसका रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस भी इन्होंने बहुत एग्रेसिव दिया है। मतलब अभी तो 18-19 करोड़ है, कंपनी कह रही है इसको हम 4 टाइम ग्रो करेंगे, मतलब ऑलमोस्ट 70 to 80 करोड़ का रेवेन्यू का इस वाले हॉस्पिटल का गाइडेंस है। जो उत्तराखंड में रुद्रपुर में जो इनका हॉस्पिटल आया है वो अभी शायद 55 करोड़ के रन रेट पे है, और कंपनी उसको 100 करोड़ तक लेके जाने को देख रही है इस ईयर के एंड तक, यानी 70 to 80% का ग्रोथ उसमें आएगा। और नेक्स्ट ईयर FY28 में उस वाले हॉस्पिटल में ये 40% का ग्रोथ और टारगेट कर रहे हैं, यानी 100 से 140 करोड़ की तरफ जाएगा। और मतलब ये क्यों मैनेजमेंट इतना कॉन्फिडेंट है, क्योंकि इनका मतलब अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना, तो इन्होंने ये मोहाली के साथ में भी किया था। मोहाली FY23 में जब इन्होंने एक्वायर किया था तब वो हार्डली 40-50 लाख का रेवेन्यू करता था, और अभी सिर्फ 2-3 साल हुए हैं वो शायद 30 या 40 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है। तो सेम ये जीरकपुर वाला हॉस्पिटल का भी अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखो लास्ट 3-4 ईयर्स का, तो 3 या 4% की ग्रोथ रही है इसकी पिछले 3-4 साल में। लेकिन जैसे ये एक्वायर करते हैं, अपने सिस्टम के अंदर ऐड करते हैं, क्योंकि ये इनका मोट है, एक तरीके का कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है। पूरा बिजनेस ही इन्होंने इसी के अराउंड बिल्ड किया है कि अंडर यूटिलाइज जो हॉस्पिटल्स हैं, एसेट्स हैं, उनको एक्वायर करना है, और उसमें अपनी एक्सपर्टीज हमको ऐड करनी है। जो केस मिक्स इनका कंपनी का काफी हाई है, प्लस क्योंकि ये सारे स्कीम्स के साथ में इनका लिंकेज है, गवर्नमेंट पैनल के साथ में इनका मतलब वहां से इनको रेवेन्यू आता है, तो वॉल्यूम कंपनी को फिक्स मिलता है, और उसकी वजह से कंपनी का जब भी एक्विजिशन ये करते हैं तो उसकी ग्रोथ काफी एक्सेलरेट हो जाती है। तो वही सारा स्ट्रेटेजी कंपनी फॉलो कर रही है इसके अंदर भी। प्लस जैसे इन्होंने डॉक्टर को कैसे ये मतलब रिटेन करके रखते हैं, और बड़े बड़े हॉस्पिटल से भी क्यों इनके हॉस्पिटल्स के अंदर ये डॉक्टर्स आ रहे हैं, तो इनका कहना है कि जैसे मतलब 5-10 साल पहले, सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं, आप बाकी इंडस्ट्री में भी देखोगे कि जैसे 5-10 साल पहले तक क्या होता था कि जो भी आपकी ये Tier 2 Tier 3 सिटीज हैं या रूरल एरियाज हैं, वहां से प्रोफेशनल सारे जाते थे मेट्रो सिटीज की तरफ, दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, पुणे हो गया, क्योंकि करियर अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज वहीं पे थी। अब क्या हो रहा है, बिल्कुल उल्टा हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स माइग्रेशन, कि लोग मेट्रो सिटीज से और बड़े बड़े सिटीज से एक तरीके से मतलब लोग बहुत ही ज्यादा वो हो चुके हैं, पीस ऑफ माइंड लोगों को चाहिए, और वो वापस आ रहे हैं अपना Tier 2 Tier 3 सिटी के अंदर, अगर वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो वही कंपनी कह रही है, जैसे हमने भटिंडा में, पटियाला में, या इवन अभी उत्तराखंड में जो हॉस्पिटल ओपन किया है, तो दिल्ली के जो बड़े बड़े प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में हमारे हॉस्पिटल को ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने अपने होम टाउन को लीव किया था तब वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी वहां पे उस तरीके की, आज है, तो वो चाहते हैं कि हम वापस से अपने मतलब अपने घर के माहौल में, अपने एक वो पीस ऑफ माइंड हमको मिले काम के साथ में, इसलिए इनके पास में आ रहे हैं। प्लस क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल इस तरीके का है कि वॉल्यूम की एक तरीके से श्योरिटी होती है, क्योंकि वो CGHS स्कीम के अंडर ही इनका रेवेन्यू आता है, 70-80% तो वहीं से आता है। तो डॉक्टर्स के ऊपर ना एडिशनल प्रेशर नहीं होता जो बाकी हॉस्पिटल्स में होता है ना, कि आपको इतना वॉल्यूम लाना है, या इस पर्टिकुलर ये जो केस होता है या सर्जरी होता है इसका इतने इतने सारे केसेस होने चाहिए। तो कंपनी कह रही है कि हमारे डॉक्टर्स के ऊपर ये सारा एडिशनल प्रेशर नहीं होता, सिर्फ उनको अपने जो उनका एक्सपर्टीज है उसको उनको फॉलो करना होता है, उसको उनको प्रैक्टिस करना होता है। तो क्योंकि वॉल्यूम तो श्योर ही मतलब आएगा वहां पे, CGHS स्कीम्स के साथ में लिंक्ड है, तो वहां से रेवेन्यू तो आएगा। तो जो डॉक्टर्स हैं वो काफी फ्री यहाँ पे फील करते हैं, इसीलिए डॉक्टर रिटेंशन हमारा काफी अच्छा है। कोई जैसे ये अपोलो या बड़े बड़े हॉस्पिटल में होता है आपका वो स्टार डॉक्टर, सेलिब्रिटी डॉक्टर्स को बुलाना पड़ता है एक ब्रांडिंग के लिए, वो इनको नहीं करना पड़ता। अगेन वही सेम रीजन कि वॉल्यूम की श्योरिटी आपके बिजनेस के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मैनेजमेंट का मतलब रिटेंशन वगैरह काफी ओवरऑल अच्छा रहता है। बाकी कैपेसिटी एडिशन इनका भी सेम वही है, और आरपुप का इनका गाइडेंस है 10 से 12% का।
क्योंकि अभी काफी लो आरपो पे ही ऑपरेट कर रहा है। जैसे यथार्थ का था 2-3 साल पहले 30,000 तक, इनका भी आरपो अभी उतना ही है। तो स्कोप है उसको ग्रो करने का, 10 से 12% पे आरपो ग्रो होगा, प्लस आपका 25 से 30% का कैपेसिटी एडिशन है। तो ओवरऑल ग्रोथ रेट इनका भी सेम बन सकता है जो यथार्थ का है, 25 से 30% एटलीस्ट नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए। तो ये है ओवरऑल स्टोरी पार्क मेडी की। इनका भी अगर आप वैल्यूएशन देखो तो फॉरवर्ड ईवी EBITDA अभी भी 20-21 के आसपास है, और ग्रोइंग हॉस्पिटल है, कैपेसिटी एडिशन अच्छा है, और डेट बिल्कुल नहीं है। तो मतलब वैल्यूएशन रेटिंग का स्कोप अच्छा लगता है इसके अंदर भी। सो दोनों यथार्थ और पार्क मेडी दोनों बेस्ट बेट्स हैं पूरे हॉस्पिटल के अंदर। इसके अलावा अगर आप देखोगे जैसे किम्स है, उसका टॉप लाइन ग्रोथ वगैरह अच्छा है, लेकिन सारा एक्विजिशन से आ रहा है, और प्लस मतलब क्योंकि उनके ज्यादातर हॉस्पिटल वही मुंबई बैंगलोर उन्हीं सारे रीजन के अंदर हैं, तो वहां पे आरपो और बढ़ाने का स्कोप नहीं है। आरपो उनका गाइडेंस वही है 3-4% के आसपास। मतलब जो सारा का सारा ग्रोथ है वो वॉल्यूम से ही आएगा, मतलब आपको ज्यादा बेड लगाने पड़ेंगे, वहीं से ग्रोथ आएगा। सिमिलरली आप उसको देखो, वो जो मर्जर हुआ है एस्टर डीएम का जो क्वालिटी केयर के साथ में, उनका भी मार्जिन एक्सपेंशन का गाइडेंस अच्छा है, लगभग 300 से 400 बेसिस पॉइंट उनके मार्जिन एक्सपैंड होंगे आने वाले टाइम के अंदर। लेकिन एक तो रेवेन्यू ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं आएगी, प्लस वैल्यूएशन आप देखो तो उसका बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। सेम जैसे वो जुपिटर लाइफलाइन है, उसमें भी सेम चीज है, एक तो ग्रोथ काफी कम है उसकी 15-16% के अराउंड, प्लस उनका वो जो अभी नई कैपेसिटी आई है बीकेसी के अंदर, उसकी वजह से मार्जिन पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो करंटली उसके नंबर्स भी इतने अच्छे नहीं लगते। तो पूरे हॉस्पिटल स्पेस में आप देखोगे यही दो प्लेयर्स ऐसे दिख रहे हैं जहां पे वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छी है, मतलब बेड्स एडिशन तो है ही 25 से 30% का, प्लस साथ में आपको वैल्यू ग्रोथ भी मिल रहा है, क्योंकि दोनों यथार्थ का 8 से 10% का आरपोप का गाइडेंस है, और इस कंपनी का 10 से 12% का आरपोप का गाइडेंस है। और एक और चीज क्या है कि ये दोनों जो हॉस्पिटल कंपनी है ये नॉर्दर्न रीजन को टारगेट करती हैं। जैसे पूरा इंडस्ट्री का अगर आप ग्रोथ का आउटलुक देखोगे हॉस्पिटल इंडस्ट्री का, तो 10 to 12% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है पूरे इंडस्ट्री में, लेकिन जो नॉर्दर्न रीजन है यहाँ पे ग्रोथ आपकी मिड टीन के आसपास एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अंडर पेनेट्रेशन यहाँ पे काफी ज्यादा है। और दोनों का मॉडल भी बिल्कुल अलग है। पार्क मेडी का तो काफी यूनिक मॉडल है, और पार्क मेडी का एक और जो चीज अच्छा लगता है कि रेट ऑफ चेंज, जैसे पहले जब हमने डिस्कस किया तब इनका 81-82% रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट स्कीम से आता था, अब वो कम करके इन्होंने 77% कर दिया है। प्लस नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स के अंदर कंपनी कह रहा है कि इसको हम 70% तक लेके जाएंगे। तो ये चीज दोनों में है, यथार्थ में भी और पार्क मेडी में भी, कि दोनों का रेवेन्यू मिक्स भी चेंज होगा। जैसे जैसे आपका वो कैश का पेशेंट का मिक्स बढ़ेगा, इंश्योरेंस पेशेंट का मिक्स बढ़ेगा, वर्किंग कैपिटल इंप्रूव होगा, कैश फ्लो भी इंप्रूव होगा। तो मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप लाइन ग्रोथ है, बेड एडिशन है, प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर है, हर एक मैट्रिक में आप देखो तो दोनों हॉस्पिटल्स काफी अच्छा कर रहे हैं लगातार कंसिस्टेंटली, और साथ में वैल्यूएशन सपोर्ट भी है। तो यही है, बाकी ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।